डॉक्टर हरीश नवल, हम सबके प्रिय सर, जिन्हें हम अपनी स्मृतियों में हर पल अपने साथ पाते हैं। एक मनमोहक व्यक्तित्व जिसकी हिंदी साहित्य पर गहरी पैठ है, जो राजनीति, अर्थनीति, भारतीय मूल्य, दर्शन, संस्कृति की परिधि के नित नए आयामों को छूने वाला व्यक्तित्व है। अत्यंत मृदुभाषी, और सच तो यह है कि हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत कि मनुष्य को किस प्रकार से अपना सामाजिक आचरण करना चाहिए, वे उसकी जीती जागती मिसाल है। सर का 75वां जन्मदिन और संन्यास की ओर बढ़ते हुए भारतीय आश्रम व्यवस्था के कदम, लेकिन उनसे सन्यासी होने की कामना करना ही बेमानी है, क्योंकि जिंदगी को वे आरंभ से ही सन्यासी वत कर्म योगी के रूप में जीते आए हैं। हंसते खेलते जीवन के कठिन चुनौती भरी राह को उन्होंने कितनी सहजता से पार किया है, ये या तो उनकी धर्मपत्नी जानती होंगी या उनको प्रेम करने वाले साहित्य प्रेमी। मेरा सर से नाता एक विचित्र सा नाता है। आज मैं भी वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो चुकी हूँ, लेकिन जब सर से मुलाकात हुई थी, तब मुझे वोटिंग राइट भी नहीं मिला था। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के अंतर्गत मैं दौलत राम महाविद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में भागीदारी करने के लिए गई थी। और कहना चाहिए कि एक अजीब सा संयोग था कि हमारे यहाँ जो एक प्रतिलिपि लगी थी प्रतियोगिता की, उसमें विषय दिया गया था कि बढ़ती हुई वन संख्या हमें विकास की ओर ले जाएगी। मैंने पूरा का पूरा अपना वक्तव्य उसी पर केंद्रित किया। लेकिन जब हम कॉलेज में प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे तो पता लगा कि विषय वन संख्या नहीं, जनसंख्या है। मैंने प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। पर थोड़ी देर बाद लगा कि ये तो मैं बिना तैयारी के भी जो वक्तव्य लोग दे रहे हैं, मैं शायद कुछ बेहतर बोल लूं। तो जिस समय प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागी बोल चुके, तो एक घोषणा हुई कि अगर अभी भी कोई अपने विचार रखना चाहता है तो सहर्ष आमंत्रित है। मैंने अपना हाथ उठाया और जाकर के वक्तव्य दिया। अभी मैंने बोलना शुरू किया कि अचानक से मैंने देखा कि डॉक्टर हरीश नवल और उनके सहयोगी निर्णायक सुरेश ऋतुपर्ण जी, दोनों ने अपनी कलम को रोक दिया। बड़े ध्यान से वे मेरा वक्तव्य सुनने लगे। मैंने अपनी बात समय सीमा में पूरी की और उसके बाद आकर स्थान ग्रहण किया। जब निर्णय देने की बारी आई तो हरीश नवल सर ने कहा कि हम निर्णय बाद में सुनाएंगे। पहले इस महाविद्यालय की प्राचार्य से एक अनुरोध है कि वे हमें या तो एक स्टूडेंट को जिसने अपना नाम वापस ले लिया था उसे शामिल करने की अनुमति दें, या उसके लिए कोई विशेष पुरस्कार घोषित करें, अन्यथा हम निर्णय नहीं देंगे। सब लोग हक्के बक्के कि ये क्या हो रहा है। आज तक शायद विश्वविद्यालय के इतिहास में निर्णायकों ने ऐसी मांग नहीं रखी थी। उन्होंने कहा दरअसल नियम के अनुरूप वो छात्रा डिस्क्वालीफाई कर गई, पर उसने इतना अच्छा बोला कि हम उसको सम्मानित करना चाहते हैं। और मेरी आंखों में स्नेह भरे, सम्मान भरे अश्रु निकल आए कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर टीचर इतने अच्छे हैं जो किसी अनजान से बच्चे के व्यक्तित्व को मांझने के लिए इस प्रकार की शर्त भी रख सकते हैं। और उस प्रतियोगिता में मुझे विशेष पुरस्कार मिला, लेकिन डॉक्टर हरीश नवल और डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण की अमिट छाप मेरे हृदय पे है। उसके बाद सर से एक और 2-3 मुलाकात प्रतियोगिताओं में ही हुई। वो दूसरे महाविद्यालय में थे, लेकिन एक उस समय के दौर के अनुरूप मैं कुछ संकोची प्रवृत्ति की भी थी और मैंने आगे बढ़ करके कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की। जिंदगी की सफर पर आगे निकले, विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी हुई और तत्पश्चात घूमते घामते दोबारा जब पीएचडी करने के बाद मैं अध्यापन के क्षेत्र में आई, तो अध्यापकों का एक प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस की यात्रा पर जा रहा था और उस
प्रतिनिधिमंडल में मेरी भी सहभागिता थी, वहाँ डॉक्टर हरीश नवल सर से पुनः भेंट हुई। मैंने सर को अपना संस्मरण सुनाया और सर को तुरंत वो दिन याद आ गए और इतनी मीठी सुखद स्मृति हमारे बीच रही कि उसकी सुगंध आज भी गुरु शिष्य परंपरा के श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को छूने वाले संस्मरणों के रूप में शायद हमारे जीवन पर्यंत साथ रहेगी। वहां मैंने सर को उनकी धर्मपत्नी के साथ जिस सहज सौम्य व्यक्तित्व के साथ देखा, तो मुझे लगा सचमुच भारतीय दंपत्ति को सामाजिक आचरण इसी प्रकार से करना चाहिए। वे हमारे आदर्श बने। उनकी मिठास, उनकी कोमलता मुझे सोचने पर विवश कर गई कि कोई मनुष्य इतना शांत चित्त कैसे अपने कर्तव्यों का सहजता के साथ संपूर्ण व्यवहारिकता के अनुरूप चलते हुए भी दायित्व का निर्वहन कर सकता है। शायद वो उनकी प्रथम रचना बागपत के खरबूजे की सुगंध ही है जो साहित्य की अनेक कृतियों को हमारे सामने लाई। लेकिन मैं साहित्य से इतर के डॉक्टर हरीश नवल को ज्यादा सम्मान देती हूँ, जिन्होंने पिछले दिनों कैंसर जैसे रोग को भी हंसते हंसते चुनौती स्वीकार करके पराजित किया। यकीन ही नहीं हुआ कि उम्र के इस दौर में जहां डॉक्टर भी कहते हैं बहुत मुश्किल है, वहां हरीश नवल सर ने नवल नवल जिंदगी की परतों को खोलते हुए असंभव को संभव करते हुए हम सब साहित्य अनुरागी, उनके स्नेही जन और जो उनका एक साहित्यिक परिवार है, उसके परिजनों को एक और सुंदर माइलस्टोन प्रदान किया। समय समय पर सर से जब भी मुलाकात होती है, सर की जब भी कविताएं सुनते हैं, उनकी रचनाएं सुनते हैं, उनके साथ बातचीत होती है और साहित्यिक संगोष्ठियों में मुलाकात होती है, हर बार वे हमें यही प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100वें वर्ष की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों को कभी भी बिसराना नहीं चाहिए और उन मूल्यों के साथ ही वैश्वीकरण के साथ हमें अपने कदम मिलाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। एक गहन व्यक्तित्व, एक मृदुभाषी व्यक्तित्व जिसके पुरोधा है डॉक्टर हरीश नवल और शायद हिंदी साहित्य के अलग अलग साहित्यकारों की संस्मरण की जो श्रृंखला उन्होंने आरंभ की, उस संस्मरणों के साथ उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाओं की ये जो साहित्यिक श्रृंखला है, ये भी एक नूतन आयाम हिंदी साहित्य जगत को प्रदान करेगी। हिंदी साहित्य जगत के और खासकर प्राध्यापकीय जगत के हम सब प्रोफेसरों के भी प्रोफेसर हरीश नवल को हम दीर्घायु, कर्मयोगी, सद्गुणी, सदाचारी, शांतचित, संयमी, मृदुभाषी व्यक्तित्व के ऋषि तुल्य पुरोधा के रूप में अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। सर, आप मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराहट के साथ साथ हम सब के जीवन में भी खुशियों के फूल यूं ही खिलते रहेंगे। सादर नमन।